नाज़रीन, लाहौर धमाके की तफ्तीश करने वाले इदारों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। 23 जून को धमाका हुआ और आज 28 जून को ऐलान किया गया कि तमाम कड़ियां मिला ली गई हैं। तमाम मकामी और बैनुल-अक़वामी किरदारों की शनाख्त कर ली गई है। धमाके में मुलव्विस 10 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इस वक्त मरकजी मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, जिसकी मदद से गाड़ी खरीदी गई वो भी पुलिस के पास है। जिसने गाड़ी की मरम्मत की, जिसने गाड़ी में बारूद भरा, जिसने गाड़ी खड़ी की, वो तमाम किरदार इस वक्त पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जिस शख्स ने गाड़ी पार्क की, इसका नाम ईद गुल है। जिसने ईद गुल को गाड़ी लेकर दी, इसका नाम पीटर पॉल डेविड है। पीटर पॉल को लाहौर धमाके का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये कई बार बैरून मुल्क सफर भी कर चुका है। वो इस वक्त हिरासत में लिया गया उसे उस वक्त हिरासत में लिया गया जब लाहौर एयरपोर्ट से ये शख्स फरार होने की कोशिश कर रहा था। पीटर पॉल से जिस खातून से राब्ते में रहा, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास इस वक्त 10 के करीब पाकिस्तानी ऐसे शहरी हैं जो इस वाक़े में मुलव्विस है। इसमें मर्द भी है, इसमें खवातीन भी हैं, लेकिन ये वही एग्जैक्टली लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इसको एग्जीक्यूट किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में डेविड पॉल के घर पर छापा मारा। डेविड पॉल के बेटे और एक और रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया। वहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और अहम दस्तावेजात कब्जे में ली गई। डेविड पॉल का ताल्लुक महमूदाबाद कराची से है और वो बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता है। रात को महमूदाबाद के इलाके में छापा मारा गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डेविड पॉल के रिश्तेदार, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। अच्छा बताइएगा, आप क्या कहेंगी, डेविड जो है कितने अरसे से यहाँ पर रहते थे और क्या कुछ हुआ? क्या घर उन्होंने 2005 में बनाया है। अच्छा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 1.5 महीने के लिए वो आए थे बहरीन से कराची, पीटर पॉल, और उस 1.5 महीने से नहीं आए थे, दुबई से आए थे। अच्छा, दुबई से आए थे, लेकिन उनका काम वो बहरीन में था। वो पहले बहुत सालों से, 30 साल से शायद वो बहरीन में ही काम कर रहे हैं। लाहौर धमाके से यह भी मालूम हुआ कि इस बार दुश्मन ने पैंतरा बदला है। इस बार मुल्क दुश्मन एजेंसी ने अफगानिस्तान की बजाय एक खलीजी रियासत का रास्ता अख्तियार किया। धमाके के लिए खलीजी रियासत में रहने वाले 2 पाकिस्तानी खानदानों से काम लिया गया। ये दोनों पाकिस्तानी खानदान भारतीय शहर मुंबई में भी राब्ते रखते थे। मुंबई से ये तमाम रवाबित और इनके अकाउंट्स की तफसीलात भी ट्रेस कर ली गई हैं। दुबई के अंदर हमारे कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज जो थी, 2 फैमिलीज जो हैं वो इंडिया के हाथों इस्तेमाल हुए अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपने मुल्क का अमन तबाह करने के लिए और अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ एक इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे मुखालिफ मुल्क की राह के हाथों वो खिलौना बने। 23 जून को लाहौर का धमाका और इसमें 3 कीमती जानों का ज़ाया अफसोसनाक है, लेकिन ये बात बहरहाल काबिल तारीफ है कि तहकीकाती टीम्स ने साइंसी अंदाज में तहकीकात को आगे बढ़ाया, दहशतगर्दों को ट्रेस किया और इनके सहूलतकारों को ट्रेस किया गया और धमाके के 16 घंटे के अंदर जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। तहकीकाती टीम कायम की जिसने साइंसी अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। CTD पंजाब ने 16 घंटे के अंदर ही धमाका के जिम्मेदारों का तयन किया। दौरान तहकीकात दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को माली मावनत फराहम करने वाले बैनुल-अक़वामी किरदारों के ताने बाने मुकामी दहशतगर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। इस केस को ट्रेस करना पंजाब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबी है। इस वक्त तमाम मुलजिम पुलिस की तहवील में है और इनसे मजीद तफ्तीश के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई है। बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से। चीमा साहबा शुक्रिया। अगेन ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। बेशक जानी जानों का नुकसान हुआ जिस पे अफसोस है, मगर इतनी तेजी से और इतनी कामयाबी से ट्रेस करना मुलजिमान को, मुजरिमान को बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपको नहीं लगता कि अब तरीका बदला गया है और इस तरीके में पहले की तरह मुनज़्ज़म और कालदम तंजीमों को शामिल किया जाता था, वो अटैक करते थे, वो एग्जीक्यूट करते थे दुश्मन मुल्क की एजेंसी के प्लान को, अब की बार बड़ा गैर मुनज़्ज़म ग्रोह या गैर मुनज़्ज़म तरीके से इसको किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समा न्यूज़ को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह मुझे याद है वो शो आप परेशानी का इजहार कर रहे थे, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी और हम सारे सेंसिटिव हुए थे, यही बनता है। और मैं ये अर्ज़ करूं कि जो आप CCTV कैमरास का जिक्र कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं CCTV जो सेफ सिटी के कैमरास थे उनकी फुटेज से अली ये पॉसिबल हुआ। और दूसरी जहाँ तक रह की बात है, ये ग्रोह तो बड़ा मुनज़्ज़म था
और चूंकि आपको पता है कि मैंने आपके लास्ट शो में भी बताया था कि थ्रेट्स बहुत ज्यादा थी, मोर देन 64, और जिसकी वजह से हमारी सारी एजेंसीज, आपके पुलिस सब सेंसिटाइज हुए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हुआ कि वो टारगेट पे भी नहीं पहुंचे। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ब्लास्ट भी फर्क जगह पे कर लिया, करीब जाके ही किया बहरहाल। लेकिन उसमें ये था कि आप याद रखें कि जब गैर मुल्की अनासिर मुलविस होते हैं तो ये कच्चे खिलाड़ी नहीं होते। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए और हमारे दुश्मनों को ये खबर जानी चाहिए कि पाकिस्तान को कमजोर ना समझें। जब पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की बात आएगी तो आप याद रखें कि 16 घंटों के अंदर हमने साइंसी बुनियादों के ऊपर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन थी उसका ना सिर्फ सही दुरुस्त सिमत में तयन हुआ, 4 दिनों के अंदर एक एक सहूलतकार, एक एक मोहरा जो इसमें जिस लेवल पे भी इस्तेमाल हुआ उसको पकड़ा गया, और जिन्होंने किया है उनको भी ये मैसेज मिल गया है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो बुज़दिलाना किस्म की इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं वो किसी जिंदा कौम को मुत्तहिद करने के लिए बड़ी सूदमंद साबित होती हैं। ये और बात है कि बड़ा हमारा कीमती जानों का नुकसान हुआ, इन्होंने हमारे अमन के ऊपर वार किया, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद जो मैसेज गया है वो अल्लाह के करम से कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है और हम एक मुत्तहिद कौम है। चाहे हमारा जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक हो, जब पाकिस्तान के ऊपर वार की बात आती है अब एक है वो ये कि हमने टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की और उस मदद से हमने 16 घंटों के अंदर अंदर एप्रीहेंशंस लेना शुरू कर दी, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या ये टेक्नोलॉजी की मदद लेके जो बड़े अहम शहर हैं उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे सेंसर्स होते हैं मुसर्रत साहिबा, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें फेशियल रिकग्निशन तक हो जाती है, रिकॉर्ड तक निकल आया करते हैं जब कोई एंटर हो रहा होता है। आपको नहीं लगता कि हमने जिस नुकसान का पहले नुकसान हम उठा चुके हैं, अब हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे यहाँ सेंसर्स लगे होने चाहिए एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर। आई टोटली एग्री विद यू। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, आपने ये बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया है। ये सारी चीजें पता तो हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अली यहाँ पे सबसे जो अहम मामला है वो ये कि हमेशा वसाइल और जो लिमिटेड वसाइल है उनके अंदर रहते हुए मैं तो खराजे तहसीन, खराजे अकीदत पेश करती हूँ कि जिस तरह हमारे ये जो फ्रंट लाइन, सबसे पहले पुलिस ये अपने फराइज को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। आई एम श्योर इसके ऊपर हमारे जितने भी हमारे जो सेफ्टी मेजर्स को देखने वाले हैं वो इसके ऊपर गौर तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये मैं भी ये सवाल जरूर उठाऊंगी सीएम साहब के आगे भी एंड प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे भी। और अगर हम इस तरह, और दूसरी बात ये है कि चूंकि अगर हमारे कम से कम एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट जो है टेक्नोलॉजी इससे फुली इक्विप्ड होंगे हमारे लोग, तो हमें खासा आसान रहेगा इस तरह के बुज़दिलाना वार को केटर करना और कवर करना। अच्छा, इस पे मुसर्रत साहब एक चीज और भी है कि ये लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये शहबाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरा ख्याल है हर कोई इसकी तारीफ करता है। अच्छा, इसको इन्हांस करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसको लाहौर से बाहर पंजाब के बाकी बड़े शहरों में क्यों नहीं ले जाया गया? अभी तक कसूर में होना था वो भी नहीं हो पाया, बल्कि इनफैक्ट आपको याद होगा लास्ट शो जो आपके साथ हुआ था उसमें भी बात हुई थी कि इस प्रोजेक्ट में भी कुछ खामियां आ रही हैं, जैसे कैमरे खराब हैं, उनको भी आई डोंट नो कि ठीक करने के लिए कहा गया कि नहीं कहा गया, तो इसको आप फैलाते क्यों नहीं है इस प्रोजेक्ट? जी, मैं अर्ज करती हूँ। अगेन एक अच्छा सवाल कि हम इसको फैलाते क्यों नहीं, हम इसको फैला रहे हैं। इसको पिंडी आपका सेफ सिटी उसमें फुली इंशाल्लाह ताला उसमें सारी इनिशियल वर्किंग होगी हुई है। आपका फैसलाबाद एंड यस कसूर भी सीएम साहब ने अनाउंस किया था, उसके ऊपर भी सारी जो इनिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब रेडी है। और हम पंजाब के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सिटीज हैं, सीएम साहब की ये वाज़ेह हिदायत है कि हम उनके ऊपर ये सारा मंसूबा लेके जा रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा है कि कोई भी मंसूबा जिसपे गरीब आवाम के टैक्स का पैसा लगाओ, चाहे वो फिजिबल भी ना हो, तो हमने उनको कंटिन्यू किया। ये तो बहुत ही अच्छा मंसूबा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और हम इसको आगे एक्सपेंड कर रहे हैं ऑलरेडी। जहां तक रहेगी बात, वो जो आपका लास्ट 3 सालों में सिर्फ फिजिबिलिटी का बनना, isn't it too slow for a government who is equipped with all the machinery and all the resources it needed? मैं अर्ज करती हूँ
नहीं, इसमें दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये लास्ट बजट में हमने इनको इसमें डाला था, फंड्स भी अब इस दफा सारे रिलीज हो गए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कोविड आने की वजह से जितनी भी इस तरह की जो एक्सपेंशंस थी उनको उस वक्त हंगामी सिचुएशन जो कि कोविड की वजह से एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज थी, तो हमने डेवलपमेंट के भी कुछ फंड्स होल्ड करके उनको हमने टर्न कर दिया था टुवर्ड्स हेल्थ इमरजेंसी जो हमारा प्रोग्राम था। आपको पता है कि कोविड एक भयानक सिचुएशन इख्तियार किए हुए था। ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी अल्लाह ताला ने हमारे पे खास करम किया, हम लोग बच गए। लेकिन अभी ये पिंडी, फैसलाबाद एंड देन मैंने अर्ज किया कि ये हमारा मंसूबा है कि हम पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सिटीज हैं उनको हम सेफ सिटी के अंडर लेके आएंगे। और जहां तक रहेगी लाहौर के कैमरास, वो बेसिकली अगेन जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, वो पेमेंट्स का इशू था कि इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेंटेनेंस उन्होंने इंक्लूडेड थी, लेकिन उसमें ये था कि पेमेंट्स रुपी और डॉलर का जो इशू था। लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको गुड न्यूज शेयर करूं कि उनके साथ तमाम निगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हुई हैं और हमारी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मान गए हैं। और जो ऑफलाइन कैमरास थे वो भी अब ऑनलाइन हो गए हैं, मतलब हो रहे हैं। और अब किसी किस्म की भी जो डिले था मेंटेनेंस में वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ये था कि इसकी सारी मेंटेनेंस भी वही देंगे। तो अब चूंकि वो इशू भी रिजॉल्व हो गया हुआ है, लेकिन जो बाकी सारा ये जो केस है उसको रिजॉल्व करने में हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। सेफ सिटी का बहुत मेजर इसमें रोल रहा, फिर हमारी जितनी भी एजेंसीज थी उनका बहुत कलीदी किरदार रहा। और अगेन मैं आपके चैनल के तवस्सुत से हम ना सिर्फ उनको अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं अपने पुलिस को, हमें उनका मोरल बुलंद करना है। ऑल दो सेफ सिटी बनाने वालों को भी, ये प्रोजेक्ट बनाने वालों को भी अप्रिशिएट करेंगे आप? इन दहशतगर्दों के आगे रखना कोई छोटी बात नहीं है जी। जिन्होंने बनाया था पिछली गवर्नमेंट ने, उनको भी अप्रिशिएट करेंगी क्योंकि उन्हीं का आइडिया था ये, उन्हीं ने इसको पाया तक तक पहुंचाया। देखें हमारा तो मौकफ ये है कि किसी का भी कोई अच्छा काम हो, हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छे काम को हम आगे बढ़ावा देंगे, वो जिसने भी किया हो, और उसमें कोई हर्ज नहीं होता। और जो फिर जो बहुत सारे अगर उन्होंने इस पंजाब को और लाहौर को सफेद हाथी दिए हैं, आप ये देखो ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, तो उसमें अगर एक अच्छा काम भी कर लिया तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो सियासत है ना जरा साहिबा, नाम नहीं लिए जाते, मुझे अंदाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि जब तमाम पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी होगी वो कौन से 30 लाख लोग होंगे जिनको चाहकर भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं उनकी वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा मसला है। क्या उनकी वैक्सीनेशन का मसला हुकूमत हल करने जा रही है? पूछेंगे हुकूमती नुमाइंदे से ही इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद मुल्क में मामूल की जिंदगी तेजी से बहाल होती जा रही है। गुज़िश्ता माह के आखिर में कारोबारी सरगर्मियों और तालीमी इदारों को SOPs के साथ खोल दिया गया था और अब हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी करते हुए और भी शोबाजात को खोल दिया है। NCOC के फैसलों के मुताबिक कारोबारी मराकज़ को रात 10 बजे तक खुलने की इजाज़त दी गई है, जबकि रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल्स और मज़ारात को SOPs और वैक्सीनेटेड अफराद की शर्त के साथ खोल दिया गया है। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कोरोना पाबंदियों में नरमी तो ला रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। एक जानिब हुकूमत वैक्सीनेशन के लिए शहरियों की मिन्नतें कर रही है, अपीलें कर रही है, दूसरी जानिब हुकूमत के अपने इकदामात ही शहरियों की वैक्सीनेशन में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मुल्क में लाखों तारकीन वतन अफराद का एक ऐसा तबका है जो शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन से महरूम है। इस मामले पर बात करने से पहले बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के मसले पर बात करते हैं, जिनका मसला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को हुकूमत की तरफ से मखसूस वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन खुराकों की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव और वैक्सीनेशन सेंटर्स की सुस्ती की वजह से आज इस्लामाबाद F9 पार्क में वैक्सीनेशन सेंटर में बदतरीन बदनज़मी सामने आई, जहां फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वालों का शदीद रश था। हंगामा इतना बढ़ा कि लोग सेंटर का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद वैक्सीनेशन का अमल आर्जी तौर पर रोकना पड़ा।
वैक्सीनेशन का मसला सिर्फ बैरून मुल्क जाने वालों को ही दरपेश नहीं, बल्कि कराची में रहने वाले 30 लाख बंगाली बाशिंदे भी कोरोना वैक्सीन के लिए नाअहल हैं, क्योंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और वैक्सीन लगवाने के लिए हर शख्स के पास शनाख्ती कार्ड होना लाज़िम। इस वक्त बज़ाहिर तो मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, लेकिन वफाकी वजीर असद उमर कोरोना की चौथी लहर से खबरदार कर चुके हैं और अगर खैमा बस्तियों में रहने वाले इन बंगालियों की वैक्सीनेशन ना की गई तो कराची जैसे बड़े शहर में वबा का फैलाव खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकता है और कराची के 25-30 लाख बंगाली अफराद का अलमिया सिर्फ कोरोना वैक्सीन तक ही महदूद नहीं है। नाज़रीन, शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से इन्हें कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुलिस इन्हें जगह जगह हरासा करती है। जब ये लोग इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान आए तो उन्होंने किसी न किसी तरह पाकिस्तान की कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हासिल कर लिए। बरसों बाद छानबीन हुई तो मालूम हुआ कि इनका तो खानदानी रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि इस वक्त जो 3,53,085 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, इसमें 1,74,184 इसके कवायद, हकायक, प्रूफ, ये कंफर्म्ड एलियंस हैं, ये गैर मुल्की, ये कोई जबान भी बोलते हैं। इसके कवायद के हवाले से हमारे पास हकायक और शवाहिद आ गए, तो इनको ब्लॉक नहीं बल्कि कैंसिल किया जाए। शनाख्ती कार्ड मंसूख होने की वजह से 2017 में 57,000 बच्चे 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात नहीं दे सके थे, क्योंकि उनके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड मंसूख हो गए थे। तो इनके बी फॉर्म भी किसी काम के न रहे, क्योंकि इन बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, रोजगार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि इलाज के लिए अस्पताल जाए तो वहां भी शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से इलाज नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो हुकूमत में आने के फौरन बाद ऐलान भी किया था कि बंगाली अफराद को शहरियत दी जाएगी। इस ऐलान से बंगालियों को अच्छे दिनों की उम्मीद भी मिली थी, लेकिन हुकूमत के 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक ये वादा भी पूरा नहीं हो पाया। ये जो बेचारे बांग्लादेश से पता नहीं 40 साल से यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं, इंशाल्लाह उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और ID कार्ड दिलवाएंगे। और वो अफगान जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे। शनाख्ती कार्ड का मसला सिर्फ बंगाली अफराद तक ही महदूद नहीं, बल्कि तकरीबन 8 लाख अफगान और बर्मी अफराद भी मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले, पाकिस्तान में पलने और बढ़ने वाले क्या यूं ही बेनिशान रहेंगे? क्या कोरोना की संगीन सूरत हाल में भी शनाख्ती कार्ड को बुनियाद बनाकर इन्हें कोरोना के सामने बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा? अगर रियासत इन्हें पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है तो क्या ये लोग इंसान भी नहीं है? इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा। डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा, ये 30 लाख आदमी अगर वैक्सीनेटेड नहीं होता जस्ट बिकॉज कि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म देगी ये चीज? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अफगान महाजरीन में जिनके पास उनका PR कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट का, वो जो कि इनका स्पेशल कार्ड बनाया जाता है, वो ID कार्ड नहीं होता, मगर इनका एक कार्ड बनता है, वो आपके भी इल्म में होगा। जिनके पास वो कार्ड है उनको तो अकोमोडेट किया जा रहा है और वो काफ़ी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके पास वो वाला कार्ड मौजूद है, तो उनको तो लग जाएगी वैक्सीनेशन। और दूसरा, वाकई जिनके पास ID कार्ड्स नहीं है उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया जाएगा। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी कि 18 साल से बड़ी उम्र के वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन करनी ज़रूरी है ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लें, वो तकरीबन 70% जो है वो उस पॉपुलेशन को हमने टच करना है, वो 7 करोड़ लोग बनते हैं। तो अगर हम 7 करोड़ लोगों को अपनी एलिजिबल पॉपुलेशन में से कर लें तो इसका फैलाव जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए 100% पॉपुलेशन तो हमने वैसे भी कवर नहीं करनी है, हमने अपनी 70% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन यानी 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें से 70% लोगों को वैक्सीनेट करना है। यानी आप ये कह रही हैं कि वो बंगाली जिनके पास ID कार्ड नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते, या वो अफगानी महाजरीन वो अगर वैक्सीनेशन ना भी लगवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखें जी, 30% पॉपुलेशन तो फिर भी जो है वो इन द लॉन्ग रन शायद वैक्सीनेट ना हो सके, क्योंकि 70% से हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि इनके लिए भी कोई मैकेनिज्म डिवाइस होना चाहिए ताकि इनमें से जो लोग ख्वाहिशमंद हैं लगाने के उनको लगे, और ये मामला ज़रूर डिस्कस होना चाहिए और इसका वे आउट जो है वो निकलना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि इसको हुकूमत जो है इसको जरूर कोई ना कोई इसका हल भी निकाले। अच्छा, ये बताएं, ये मामला जिस पे आप कह रही हैं हम गौर करेंगे, ये क्या पहले कभी आपकी तवज्जो में नहीं आया
मामला? बिल्कुल ये चीज नोटिस में थी कि बहुत सारे ये लोग हैं जिनके पास नहीं है, अफगान महाजरीन की भी, और इनके जो रेलेवेंट लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत होती रही है, और इनमें से बहुत से लोगों के पास जो कार्ड मौजूद है उनको ऑलरेडी वैक्सीनेशन लग रही है। अच्छा, एक और मसला भी है, देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें बाद ममालिक से ऐसे पाकिस्तानी भी पाकिस्तान वापस आए थे जो वापसी पे डिमांड कर रहे हैं कि जी आपकी वैक्सीनेशन लगी हो, और वैक्सीनेशन भी कुछ मखसूस है, मॉडर्ना है, फाइजर है या एस्ट्राजेनेका है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो साइनोफार्म या साइनोवैक को नहीं मान रहे। अब बास सेंटर्स, चंद एक सेंटर्स हैं जहां पे अगर आदमी जाए तो वहां परेशान होकर वापस आ जाता है कि भैया ये कौन सा मछली बाजार में आ गया मैं। तो डॉक्टर साहब, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा? जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो फंस गए हैं, उनको वापस जाना है, उनकी नौकरियां हैं जो दांव पे लगी हुई हैं। देखिए ये ज्यादा इशू इस वक्त आ रहा है हमें सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वो लोग जो है वो वैक्सीन के बगैर एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए फाइजर की वैक्सीन जो है, जिनके पास सऊदिया का कोई अपना वर्क परमिट का सबूत मौजूद है, वो उस वर्क परमिट पे ऑलरेडी उनको लगनी शुरू हो गई है फाइजर की वैक्सीन। तो सऊदिया का मसला तो सॉल्व हो गया है। बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग आए हुए हैं, उनके लिए मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला जुलाई के पहले हफ्ते में बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास पहुंच रही है, और वो इन लोगों के लिए यूटिलाइज की जाएगी। मगर यहाँ पर मैं आपको ये जरूर क्लियर कर दूं कि इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क जो है उसने ये कंडीशन नहीं रखी, सिवाय ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा इशू था कि कोई वैक्सीन लगी होगी तभी वो अपने मुल्क में एंट्री दे सकते हैं, उनके मुल्क में जा सकते हैं। शर्त सिर्फ उन लोगों की ये है कि कोविड नेगेटिव का टेस्ट लेकर आए, और उसके साथ वो वैक्सीनेशन वहां जाकर आइसोलेशन जो होती है या क्वारंटीन जो है वो अपनी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, तो फिर वो उस मुल्क में जा सकते हैं। वैक्सीनेशन का सिर्फ ये एडवांटेज होगा कि उनको क्वारंटीन नहीं करना। इसका अभी सिर्फ वादा है या जुलाई में वाकई आ जाएगी ये? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी सऊदी जिन्होंने ट्रेवल करना है, सऊदी वर्क परमिट्स इनके पास हैं, उनको लग रही है, और जुलाई के पहले हफ्ते से जो मॉडर्ना आएगी वो बाकी ओवरसीज जिनको अपना ट्रेवल करना है उन ममालिक में जहाँ पे चाइनीज वैक्सीन अवेलेबल एक्सेप्टेबल नहीं है उनको लगेगी। मगर इसके साथ साथ देखें चाइनीज वैक्सीन भी WHO अप्रूव्ड है। हमारी हुकूमत की इस वक्त ये कोशिश है कि हम इन वैक्सीन को भी जो है वो अप्रूवल दिलाएं और इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बाकी ममालिक में भी हो, और इसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है उनकी इसमें बातचीत चल रही है, और हमें उम्मीद है कि किसी लेवल स्टेज के ऊपर ये वाली भी एक्सेप्टेबल। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। नई टेक्नोलॉजी ने हिफाजती इकदाम के खदोखाल ही बदल कर रख दिए हैं। जम्मू एयरबेस पर हुए पैदर पे धमाकों ने भारत के अस्करी और दिफाई इंतजामात का पोल खोल कर रख दिया। ये हमले भारत को दरपेश खतरे का एक नया रुख पेश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की वजह से भारत पहले ही बहुत कमजोर पोजीशन में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत से नफरत करते हैं, भारत से आज़ादी चाहते हैं। ऐसे में जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी भारत की रही सही इज्जत खाक में मिला सकती है। बताया जा रहा है कि एयरबेस पर धमाकों में ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। ये धमाके जम्मू के हाई सिक्योरिटी एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए। एक धमाके से दूसरे धमाके का वक्फा तकरीबन 5 मिनट था। इन धमाकों से एयरफोर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए। भारत का यह दावा तो है कि फजाइया के साजो सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक इमारत को नुकसान इसने तस्लीम किया। जब यह वाकया पेश आया उस वक्त एयरफोर्स स्टेशन पर आला सतह इजलास भी जारी था। यह किसी भी भारतीय एयरबेस पर अपनी तर्ज का पहला हमला है। पाकिस्तान के अस्करी जराए ने जम्मू एयरबेस ड्रोन हमले को भारतीय हुकूमत का पुलवामा 2 करार दिया और इसे भारत में ही बीजेपी पॉलिसियों की नाकामी पर मट्टी डालने की एक कोशिश करार दिया। लेकिन भारत के लिए इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि कल के हमलों के बाद आज फिर फौजी कैंप के ऊपर ड्रोन जैसी चीज देखी गई। कहा जाता है कि लाल रंग की रोशनी वाली कोई चीज थी। इसे देखते ही भारतीय फौज के जर्री जवानों में खलबली मच गई और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहां निगरानी पर मौजूद हर जवान ने 20 से 25 राउंड्स फायर किए, लेकिन कोई भी गोली निशाने पर न बैठी। सिक्योरिटी के मंजरनामे को बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी इलाके को महफूज बनाने के लिए हिफाजत के रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सरहदों पर दस्ते तैनात किए जाते हैं ताकि वो किसी दुश्मन को सरहद पर ही रोक लें। फजाई हमलों से बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया जाता है। राडार लगाए जाते हैं जो दुश्मन के जहाजों की नकलो हरकत का पता देते हैं। दुश्मन के तैयारे तबाह करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इस्तेमाल की जाती हैं।
फिर मुल्क की फजाइया होती है जो दुश्मन तैयारों का मुकाबला करती है और इन्हें मार गिराती है। मुल्क के अस्करी अड्डों के गिर्द चार दीवारी खड़ी कर दी जाती है, कई कई तहों में हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं, गार्ड्स मुकर्रर की जाते हैं। मुमकिना हमला और आवर की आमद का पता चलाने के लिए ऊंचे मकामात पर चौकियां बनाई जाती है। लेकिन एक छोटा सा ड्रोन मुल्क के तमाम दफाई इंतजामात से बच बचा कर हदफ तक पहुंच जाता है और खबर तब होती है जब वो हदफ को निशाना बना लेता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंफरादियत यह है कि अगर ड्रोन को कंट्रोल करने वाली डिवाइस के सिग्नल जाम भी कर दिया जाए तो ड्रोन को उड़ते हुए इसमें हदफ की जो लोकेशन है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फीड कर दिए जाते हैं और वह किसी निगरानी के बगैर ही हदफ तक पहुंचकर कार्रवाई अंजाम दे सकता है। और दूसरी इंफरादियत यह है कि ड्रोन राडार की पकड़ में नहीं आता। भारत के पास ड्रोन पकड़ने का निजाम जहां जहां है वहां भी छोटे ड्रोन्स के आगे नाकाम हो जाता है। अब इस बात की वजह से भारत के दिफाई हुक्काम सर पकड़कर बैठ गए हैं कि अब इन्हें हर एयर बेस या हर फौजी अड्डे पर ऐसे सिस्टम नस्ब करना पड़ेंगे जो छोटे ड्रोन्स को भी निशाना बना सके और ये काम ज़ाहिर इतना आसान नहीं। अब सवाल यह है कि सिक्योरिटी इकदामात के बदलते मंजरनामे को देखते हुए क्या इकदामात किए जाएं। जवाब लेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, दो सिनेरियोस है, या तो वाकई भारत और भारतीय फोर्सेस ऐसे छोटे ड्रोन्स के आगे बेबस हैं या इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाए। आप क्या कहते हैं, ये क्या है? ये इज इट गोइंग टू बी अ प्रिटेक्स्ट कि दोबारा पाकिस्तान पे किसी हमले का इल्जाम धरा जाए? देखिए, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया गया है और उसकी बुनियादी वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि कुछ दिन पहले लाहौर में जो धमाका हुआ वो 24 घंटे के अंदर बंदा पकड़ा गया और इनको अंदाजा था कि सारा खेल अब खुल जाएगा और ये बात सामने आ जाएगी। लिहाजा जब आप इंटरनेशनली इस चीज को देखें और शवाहिद बड़े मौजूद हो, मनी लॉन्ड्रिंग के भी सारा, यानी वहां से जो पेमेंट्स वगैरह मिली हैं इस आदमी को, इसके स्टेटमेंट्स आप बाहर मीडिया पे भी ला सकते हैं। तो इन हालात में पॉसिबिलिटी है कि ये अपने चीज उतारने के इन्होंने ये किस्सा किया, ये रद्द नहीं किया जा सकता इसको। मुझे मेरी समझ से बाहर है। आप तो एक सर्विसमैन है, क्या इस तरह से ड्रोन्स फेंके जा सकते हैं किसी ऐसे मुल्क की फजाइया के अड्डे पे जो बड़ी वेल आर्म्ड हो? क्योंकि ये जो ड्रोन है ये तो आम अवेलेबल ड्रोन है ना, ये वो ड्रोन नहीं है जो कि स्पेशलाइज किस्म के होते हैं जो हम जैसे कहते हैं अटैक ड्रोन यानी आर्म ड्रोन। ये तो एक कैमरा उठाने वाला ड्रोन है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया और वो आम शादियों ब्याहों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर ये काम करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके अलावा फिर आप देख लीजिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर डाल के मलबा और अपना रोना धोना, जो पाकिस्तान का केस है के ऊपर अपना रोना धोना कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये अजीब बात यह है कि इस तरह के हमले क्या पॉसिबल होते हैं किसी भी फजाई अड्डे पे, किसी भी मुल्क की जिसकी फजाइया हो वो आर्म्ड टू द टीथ हो? क्या पॉसिबल है सर ऐसे हमले हो सके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको समझें कि ये जो रास्ता है इसका वो तकरीबन 15 किलोमीटर बॉर्डर से है। ये जो छोटे ड्रोन हैं इनका इतना रेंज ही नहीं होता, ये 15 किलोमीटर दूर जा ही नहीं सकते क्योंकि जमीन से कोई हाथ से कंट्रोल करता ना इसको, तो वो तो इतनी दूर जा ही नहीं सकता। फिर ये है कि ये जो एयर बेसेस हैं इनके गिर्द नक्शे पे भी सर्कल लगा होता है, ये एरिया है। इसमें होता है कि अगर कोई भी होस्टाइल चीज इसके करीब आए तो उसको मार गिराया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया गया। नतीजा ये कि ये एक कहानी लगती है जो बिल्डअप की गई, वरना तो यहाँ पे इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ड्रोन आया कैसे वहां पे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज पे भी पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही यहाँ तो ये कबूतर मार गिराने का दावा करते हैं कि कबूतर मार गिराते हैं ये लोग और वहां पे इनको अपनी फजाइया में ड्रोन नजर नहीं आया। अजीब बात है। खैर, जनरल साहब ये बताइएगा कि इस सिचुएशन के बाद चाइनीज बॉर्डर जो है वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो गई, वहां पे टेंशन दोबारा बनना शुरू हो गई, इसका उससे क्या ताल्लुक है सर? कि इन्होंने चाइना पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने वहां पे डिप्लॉयमेंट की है और S-400 लेके आए हैं वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चाइनीज ने वजाहत दी कि हमने ये इंडिया की रिस्पॉन्स पे किया, इंडिया ने बहुत बड़ा बिल्डअप वहां पे किया है। मेरा अपना अंदाजा है कि इंडिया धोखा दे के तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहता है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा आगे जाता है ये कोशिश इनकी होगी कि इलाका वापस लेने की कोशिश करें। तो चाइना जो है वो एज ए प्रिवेंटिव मेजर उसने सामने अपने वेपन्स ला के रखे हैं, लेकिन
वो इल्जाम लगाता है कि बिल्डअप भारत ने किया, हमने नहीं किया, तो भारत की नीयत पे शक किया जा सकता है कि भारत हो सकता है लड़के वापस लेना चाह रहा हो। अच्छा, तो सर आखिर में हम ये इस मुबैना तौर पे एंड क्लोज टू द रियलिटी के ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है जो कि हुआ जम्मू में, उसके बाद हम कोई भारतीय एडवेंचरिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि एडवेंचरिज्म ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि इल्जाम तराशी करके पाकिस्तान को फिर बदनाम किया जाए और पाकिस्तान जो अपना रोना रोए कि यहाँ पे धमाका किया है वो उसको झुटला दिया जाए और ये अपना ये ड्रोन वाला किस्सा खड़ा कर दें। एडवेंचर इस वक्त उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कश्मीर से इधर उधर से ट्रुप्स खींच के तो चाइना की तरफ लेके गए हैं। इस वक्त वो एंगेज है चाइना की तरफ और इसी वजह से उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर पे यानी आपके साथ फायरबंदी वगैरह की बात की, यानी इस साइड को वो थोड़ा कंट्रोल करना चाह रहे थे कि यहाँ पे वो टेंशन ना रहे ताकि वो उस तरफ तवज्जो दे सकें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद वो कोई ऐसी एडवेंचर ना करें। जन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपको बताते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट में गिरोहबंदी, ग्रुप बंदी, लड़ाई झगड़े ये मामूल बनते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और अब कौन झगड़ा किससे, ये तमाम कहानी आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट लड़ाई झगड़ों और सियासत से आलूदा होती जा रही है। खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान अक्सर तनाज़ात की खबरें सामने आती रहती हैं और अब एक तनाज़े की वजह से भी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच और साबिक क्रिकेट कप्तान यूनुस खान के मुस्ताफ़ी होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक कप्तान यूनुस खान के बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन अब सामने आने वाली खबरों के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में फास्ट बॉलर हसन अली के साथ होने वाली तल्ख कलामी उनके इस्तीफ़े की असल वजह बनी है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर के मुताबिक अप्रैल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में तमाम खिलाड़ियों को आइस बात की हिदायत की गई, लेकिन फास्ट बॉलर हसन अली ने इनकार कर दिया, जिस पर यूनुस खान ने इन्हें कहा कि वो आइस बात लें, तो हसन अली ने इन्हें भी इनकार किया। इसी बात पर दोनों में तल्ख कलामी हो गई। बाद में सीनियर खिलाड़ियों की मदाखलत से मामला वक्ती तौर पर टल गया और अब इसी झगड़े को यूनुस खान के इस्तीफे की बुनियाद की वजह करार दिया जा रहा है। लेकिन यूनुस खान का कहना है कि मेरे पीसीबी को छोड़ने की वजह हसन अली के साथ तकरार नहीं है। इस मामले पर हसन अली मुझसे माफी मांग चुके हैं और मैं इसे गले लगा चुका हूं। यूनुस खान इस वजह से तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बातें लीक होने का शिकवा भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट में लड़ाई झगड़े और तनाज़ात नई बात नहीं है। पहले भी कई बार खिलाड़ियों के झगड़ों की खबरें सामने आती रही हैं। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के दरमियान इख्तलाफात के इंकशाफात होते रहते, हत्ता कि कप्तान के खिलाफ खिलाड़ियों की बगावत तक सामने आ चुकी थी। तब भी टीम के कप्तान यूनुस खान ही थे। इस बगावत के हवाले से साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब में इंकशाफ किया था कि साल 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई थी। टीम में तनाज़ात के बाद यूनुस खान को कप्तानी से हटा दिया गया था। शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब में साबिक कप्तान वकार यूनुस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें बदतरीन कोच करार दिया था। इस बयान पर वकार यूनुस ने हैरानी का इजहार भी किया था। 2007 में T20 वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का टीम के दूसरे फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ के साथ झगड़ा भी खबरों की जीनत बन चुका है, जब शोएब अख्तर ने ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद आसिफ को बल्ला दे मारा। 2 साल पहले भी कौमी टीम में इख्तलाफात और ग्रुपिंग की खबरें गर्म थीं और तब के क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने इख्तलाफात के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों के आपसी इख्तलाफात के अलावा टीम मैनेजमेंट के साथ इख्तलाफात के भी कई इंकशाफात सामने आ चुके हैं। इस हवाले से उमर अकमल खासे मशहूर हैं। उन्होंने 2017 में टीम में शामिल न किए जाने पर कोच मिकी आर्थर पर इल्जामात की बौछार कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद रोज बाद ही साबिक हेड कोच वकार यूनुस ने उमर अकमल को क्रिकेट से दूर रहने और खुद को ठीक करने का मशवरा दिया। 2017 ही में उमर अकमल की फास्ट बॉलर जुनैद खान के साथ इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी, जिस पर पीसीबी को बीच बचाव कराना। अब एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम में तनाज़ात की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कादर ख्वाजा से। कादर ख्वाजा, ये बताइएगा क्या वजह क्या है यूनुस खान के मामलात बिगड़ना शुरू हुए हसन अली के साथ जो मामला हुआ, या उसके अलावा कोई और भी वजह है?
देखिए अली, बात यह है कि यूनुस खान के एटीट्यूड की बात की जाए तो उनका जो गुस्सा और रवैया है वो शुरू से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बना रहा। और बात करें यूनुस खान के 2006 की, तो 2006 में जब कप्तान थे तो अचानक मुस्ताफी हुए कप्तानी से, जिसके बाद उनका जो है पूछा गया, शहरियार खान जो उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने पूछा कि यूनुस खान से कि क्या वजह क्या बनी। उन्होंने कहा जी होटल में मेरे खिलाफ लॉबिंग की गई, एक कमरे में, बंद कमरे में, जब टीम ट्रैवल कर रही थी, टूर पे थी, तो ऑन टूर तमाम प्लेयर्स इकट्ठे हुए यूनुस खान के रवैये के खिलाफ और उन्होंने कुरान पाक पर हलफ लिया कि यूनुस खान की कप्तानी के अंदर जो है वो नहीं खेलेंगे, बोर्ड को शिकायत करेंगे कि यूनुस खान का रवैया नाकाबिले कबूल है। तो इस वजह से यूनुस खान ने जब उनको बात पता लगी कि उनके खिलाफ हलफ लिया गया है तो उन्होंने कप्तानी से अपना ओहदा छोड़ दिया, कप्तानी से मुस्ताफी हुए। फिर उसके बाद शहरियार खान पर भी प्रेशर डेवलप हुआ। शहरियार खान चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थे 2006 में, उन्होंने भी अपने जो ओहदा था उससे रिजाइन किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यूनुस खान जब वापस आए तो वर्ल्ड कप के बाद जब एजाज भट्ट थे उनसे उन्होंने ये कहा कि डिमांड की कि मुझे कप्तानी 2011 वर्ल्ड कप तक चाहिए, जिसके बाद उन्होंने जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एजाज भट्ट थे उन्होंने हामी भर ली कि आपको 2011 तक कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। अचानक वर्ल्ड कप जीत कर आती है पाकिस्तान इंग्लैंड में और श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप, जिसमें शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच थे। तो उसके बाद आते साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप जब जीत कर आए कप्तानी से मुस्ताफी हो गए। फिर उसके बाद अचानक मुस्ताफी हुए तो उन्होंने वजह पूछी, उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ लॉबिंग की जा रही है। 2016 में अचानक वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान किया गया यूनुस खान की तरफ से। यूनुस खान का रवैया फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नारवा गुजरा। फिर उन्होंने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कहा जी मेरे टीममेट्स मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। फिर उसके बाद 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान को बैटिंग कंसल्टेंट बनाया। अंडर 19 टीम का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैंप लगा हुआ था, वहां पर डायरेक्टर जो थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुदस्सर नजर, उनके कमरे में उनको रिहाइश पजीर किया गया। यूनुस खान ने फिर शिकायत का अंबार लगा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट को और तस्वीर तमाम तर सोशल मीडिया पर अपने जो फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके, उन्होंने तमाम तर तस्वीर अपने कमरे की लीक आउट कर दी, जिससे काफी जो है वो कोहराम बरपा हुआ। यूनुस खान के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान थे उन्होंने भी शिकायत की कि ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद ये होता है कि अक्टूबर में यूनुस खान को बैटिंग कोच बनाया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ। यूनुस खान जाते हैं वहां पर, आपको पता होगा डायरी में उनको लिखते थे, सवालात भी हुए उनसे डायरी का और उनसे ये पूछा गया, सवालात मुतअद्दिद मरतबा हुए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि आपके रवैये पहले जो है वो नामुनासिब रहे, अब आपने अपने रवैये को कितना तब्दील किया है। तो उनका यही कहना था कि मैं अब जो है वो न्यूट्रल हो चुका हूँ, अब पॉजिटिव हो चुका हूँ, अब मैं लड़ूंगा नहीं किसी से। अब जो खास तौर पर आपने सवाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका सीरीज थी, जोहान्सबर्ग में टीम स्टे कर रही थी होटल में। यासिर मलिक जो ट्रेनर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने हसन अली को कहा कि आप आइस बात लें। हसन अली ने इनकार कर दिया, यासिर मलिक को कहा मैं नहीं लूंगा। उसके बाद यासिर मलिक जो ट्रेनर हैं उन्होंने यूनुस खान से रिक्वेस्ट की कि आप हसन अली को कहें। यूनुस खान ने 2 से 3 मरतबा उनसे रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हसन अली ने कहा कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन में रहें, आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं आइस बात लूं या ना लूं। जिसके बाद यूनुस खान काफी गुस्से में आ गए और आपको पता है कि पहले भी एटीट्यूड प्रॉब्लम था यूनुस खान का। उन्होंने कहा कि आपके वालिद भी आइस बात लेंगे, तो ये काबिल कबूल नहीं थे हसन अली के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए। जो बाकी 3-4 प्लेयर थे उनसे भी पूछा गया कि ये बात ओरिजिनल है। मंसूर राना उनके मैनेजर हैं टीम के, वो भी थे वहां पर, पूरी मैनेजमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मिसबाउल हक भी सामने थे। यूनुस खान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, किसी प्लेयर को कोई कोचिंग नहीं की, बैटिंग कोच नहीं बने, बैटिंग कोच थे लेकिन किसी किस्म की कोचिंग उन्होंने की। फिर उसके बाद तमाम तर जो मैनेजमेंट थी उन्होंने हसन अली को कहा कि आप जो है वो सॉरी करें, इतने बड़े लेजेंड हैं, बैटिंग कोच हैं पाकिस्तान टीम के। हसन अली ने बड़ापन दिखाते हुए उनके कमरे को नॉक किया, उनके कमरे में जाकर उनसे सॉरी भी की, उनको यूनुस खान ने उनको गले लगाया। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, या अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट टीम जाएगी, उनका कैंप लगाती है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप लगता है, यूनुस खान को हमने कवर किया, यूनुस खान वहां पर ट्रेनिंग भी करवाते रहे, बैट्समैनों को भी दिखाते रहे, उनको समझाते भी रहे। लेकिन उसके बाद अचानक वो 18 तारीख को वापस कराची जाते हैं और वहां पर उनका कोई डेंटल सर्जरी थी वो उन्होंने करवाई। लेकिन 20 तारीख को तमाम तर मैनेजमेंट ने और प्लेयर्स ने रिपोर्ट करनी थी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, बायोस्क्योर बबल में, लेकिन वो नहीं रिपोर्ट कर सके। यूनुस खान को मुतअद्दिद मरतबा कॉल्स भी की गई, वसीम खान ने भी की, जाकिर खान ने भी की, बाकी जो टीम मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने भी कॉल की।
यूनुस खान ने फोन नहीं उठाया और उन्होंने कहा जी मैं नहीं दस्तयाब हूँ। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एलामिया जारी किया जिसमें ये कहा कि यूनुस खान किसी किस्म के अब जो है वो बामी मुशावरत के बाद उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं। तो कहानी असल ये है कि हसन अली का मैटर था और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि यूनुस खान एज ए बैटिंग कोच ये नहीं चाहते थे कि प्लेयर्स को जो बैट्समैन हैं उनकी टेक्निक बेहतर कराने के लिए मोहम्मद यूसुफ की खिदमात ली जाएं। तो मोहम्मद यूसुफ कराची में भी हमने देखा कि जब न्यूजीलैंड टूर था मोहम्मद यूसुफ को वहां भी बुलाया गया, तब भी शिकायत की यूनुस खान। ठीक है कादर ख्वाजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है। नाज़रीन दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।